आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो मैं वापस ऋषभ देशवाल आपके पास आया हूँ एक्सरसाइज लेकर। तो अब हम करेंगे क्वेश्चंस। मैंने आपसे कहा था थ्योरी पूरा करने के बाद कि आप एक बार ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चंस अपने एंड से प्रैक्टिस कीजिएगा। और अब जब मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ तो आपको मैच करने हैं कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए। और एक फंडा हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इजी होने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज उतनी ही आपके लिए इजी होगी। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मत भूलिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। अब आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ और देखिएगा कि मैं इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। तो स्टार्ट करेंगे अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए डायरेक्शन में कहा गया है कि आपको बस केवल वॉइस चेंज करना है, चाहे वो एक्टिव है तो पैसिव कर दीजिएगा और पैसिव है तो एक्टिव कर दीजिएगा। डायरेक्शन मैंने थोड़ा हटा दिया। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन क्या है, आपको आंसर निकालना है। अब देखिए हम करते कैसे हैं। देखो, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है दीज डेज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू देयर असाइनमेंट्स विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। लेकिन जब आप एग्जाम में जा रहे होंगे ना, तो देखो मेंस में ये 23 से 27 क्वेश्चन आते हैं, प्री में भी 1 से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आप स्टेनो का एग्जाम देते हो तो 5 क्वेश्चन भी आते हैं। तो इन क्वेश्चन को करने का देखो बहुत सिंपल तरीका है। आप एग्जाम में जब जाओगे तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपको क्वेश्चन को केवल बी वर्ब से हेल्प करना है। बताया था मैंने आपको बी वर्ब, ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज आर एम हेल्पिंग वर्ब आएगी। पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज आर एम के साथ बीइंग आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव के साथ बीन आएगा। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज या वर आएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वॉज वर के साथ बीइंग आएगा। और अगर पास्ट परफेक्ट है तो आपको लगाना है हैड के साथ बीन। सेम फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल या सेल के साथ बी लगा दोगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कभी आपसे पूछेगा नहीं, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव सेल हैव के साथ बीन लगा दिया जाएगा। और अगर कोई मोडाल्स होगी तो उस मोडाल्स में आप मोडाल्स प्लस बी का प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करके पैसिव बनाओगे। तो हमारा सारा फोकस इसी पॉइंट पे होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ें, यहाँ से पूरा क्वेश्चन पढ़ें कि दीज डेज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोई नीड नहीं है, आपको केवल टेंस को पहचानना है। देखिए यहाँ पर क्या वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म। डू कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। यानी ये क्या होता है, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं आपको क्वेश्चन को करने का तरीका समझा रहा हूँ, अगर आप समझ गए तो आगे हम फटाफट बस ऑप्शन देखेंगे और अपने आंसर लगाएंगे। तो देखिएगा क्या कि यहाँ पर जब डू है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जब आप पैसिव बना रहे होंगे तो पैसिव में आपको याद होना चाहिए, जब मैंने बीए पढ़ाया था, कि जब भी आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, तो पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, मतलब कि या तो इज आएगा या आर आएगा या एम आएगा। इनमें से जो भी आपकी बी वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ दी गई होगी वो आपका ऑप्शन होगा। जैसे यहाँ पर देखिए पहला वाला, देखिए फर्स्ट वाले में अगर हम बात करें तो फर्स्ट में उसने आपको क्या दिया है, देखिए आर के साथ आईएनजी फॉर्म। आपको पूरा स्टेटमेंट नहीं देखना है, पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ना है, कम शब्दों में इजीली आप इनके आंसर निकाल दोगे। तो देखिए एक बार कि आर के साथ आईएनजी फॉर्म, मतलब ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। मैं हमेशा आपको इंग्लिश में यही समझाता हूँ कि इंग्लिश इतनी इजी लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा इजी है, बस आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा पहले वाला। दूसरा वाला देखिए आर के साथ बीइंग भी नहीं आएगा तो आपका सेकंड ऑप्शन भी हो जाएगा एलिमिनेट। अब देखिए सी और डी दोनों ऑप्शन में उसने आर डन दिया है, यहाँ पर भी आर डन दिया है, तो ये पॉसिबल है। तो अब आपको बस इन दोनों ऑप्शन में देखना है कि उसने डिफरेंस क्या दिया है। अब आप इनमें डिफरेंस देखिएगा, दीज डेज द असाइनमेंट्स था या दीज डेज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स था। देखिए अब ये जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, मोस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स, जबकि क्या है, केवल देयर असाइनमेंट्स। तो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आएगा तो असाइनमेंट्स पहले आएगा, मोस्ट ऑफ द तो पहले आएगा ही नहीं। मोस्ट ऑफ द तो स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, असाइनमेंट्स की बात नहीं कर रहा, तो इसलिए आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो कैंसिल होगा, आपका बचेगा केवल सी ऑप्शन।
तो ध्यान रखिएगा मेरे करने का तरीका। देखो क्वेश्चन को क्या है कि पहले आप बी वर्ब देखोगे और मान लीजिए अगर आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन में सेम बी वर्ब बनती है तो फिर आप उन दोनों में डिफरेंस देखिएगा कि इन दोनों क्वेश्चन में, दोनों ऑप्शन में आपको क्या डिफरेंस दिया गया है, और फिर जो आपका सही आंसर होगा वो आपको लगाना है। बस 90% तो ऐसा ही होगा कि बी वर्ब किसी एक ही ऑप्शन में दी गई होगी। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन में दिया गया होगा तब आपको क्वेश्चन आगे पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज 90% क्वेश्चंस में आपको आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो कितना लंबा क्वेश्चन था, आप पढ़ोगे, हिंदी मीनिंग बनाओगे, ये चीज़ ढूंढोगे, वो चीज़ ढूंढोगे, कुछ नहीं करना मेरे भाई, केवल आपको बी वर्ब के थ्रू इनके आंसर निकालने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान रखिएगा बी वर्ब से ही आंसर निकालेंगे। The situation could hardly have been altered। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ बी के साथ बीन प्लस थर्ड फॉर्म दिया है, मतलब सेंटेंस पैसिव में दिया है। बीन प्लस थर्ड फॉर्म मतलब क्या है? पैसिव। तो आपको एक्टिव बनाना है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप हैव के साथ बीन तब लगाते हो पैसिव में जब ऑलरेडी हैज या हैव होता है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो इस ऑप्शन के साथ जाएगा जिसमें कुड हैव आया होगा, है ना। कुड तो है ही ऑलरेडी आपके पास, कुड हैव, और आपने पैसिव बनाने के लिए क्या लगाया अपने पास से? बीन। तो आपका आंसर वो रहा होगा, यानी आपका वो ऑप्शन होगा सही जिसमें कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज हुआ होगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, द इन्फेरेंस ऑफ द पुलिस फोर्स कुड ऑल्टर द सिचुएशन विद हार्डनेस, पॉसिबल नहीं है। दूसरा, द इन्फेरेंस ऑफ द पुलिस फोर्स हैड ऑल्टर्ड, हैड वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन देखिए, कुड हार्डली हैव ऑल्टर्ड, यहाँ पर है ना, तो ये पॉसिबल है। एक बार लास्ट में और देख लेते हैं, कैन हार्डली, तो कैन तो पॉसिबल है ही नहीं, कुड से बनेगा, तो आपका आंसर यहाँ पर भी क्या जाएगा? सी ऑप्शन। तो आपको केवल बी वर्ब से मैं यही समझाना चाहता हूँ कि एक्टिव पैसिव वॉइस केवल आपको बी वर्ब से आराम से इजीली आपके ऑप्शन एलिमिनेट होकर आपका आंसर आपको मिल जाएगा। इसलिए मैंने सारा फोकस किया था बी वर्ब के ऊपर, है ना। वॉइस में सारा फोकस करेंगे हम बी वर्ब के ऊपर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि रतन इज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, जब भी आईएनजी फॉर्म है आपको ध्यान रखना है, आईएनजी फॉर्म वाले में बीइंग तो जरूर आएगा, है ना। बीइंग तो जरूर आएगा, बिना बीइंग के आप क्वेश्चन को बना ही नहीं सकते। तो आईएनजी हटाने के लिए पैसिव में बीइंग लगाएंगे। इस ऑप्शन में बीइंग नहीं है, इस ऑप्शन में बीइंग नहीं है, और मेरे भाई इस वाले ऑप्शन में भी बीइंग नहीं है। एक ही ऑप्शन में बीइंग है, किसमें? सी में, है ना। तो सी आपका आंसर हो गया। आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको हिंदी मीनिंग, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना, वो जरूरत केवल तब पड़ेगी जब आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन में सेम बी वर्ब दी गई होंगी, और ऐसा केवल 10% क्वेश्चंस में होगा। ध्यान रखिएगा 90% क्वेश्चन आपके ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेशन से बिना पढ़े, बिना हिंदी मीनिंग बनाए आपके आराम से आंसर इजीली निकलते रहेंगे। तो इन चीज़ों पे फोकस कीजिए, कम शब्दों में समझिए, स्मार्ट बनिए, हार्ड वर्क मत कीजिए। आप गधे नहीं हो, हार्ड वर्क गधा करता है, आप स्मार्ट बनिए, क्योंकि आज जो टाइम है वो स्मार्ट लोगों का है। तो आपको मेंटली स्मार्ट बनना है, नॉट फिजिकली। मेंटली स्मार्ट बनिए, अपना इकोनॉमिकल जो है उसको छोड़िए, अपना फिजिकल जो है वो बाद में देखेंगे। लेकिन अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो सबसे पहले आपको मेंटली स्मार्ट होना पड़ेगा। हार्ड वर्क से आज की डेट में सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो स्मार्ट बनिए, स्मार्ट तरीका अपनाइए, अच्छे क्वेश्चन कीजिए, अच्छे लेवल से कीजिए, अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ कीजिए, ताकि आपको कम टाइम में श्योरिटी के साथ आपको अच्छे से आंसर मिले। और यही मेरा यानी ऋषभ देशवाल का आपके लिए पर्पस होता है कि आप कॉन्सेप्ट समझें, आप अपना आंसर आराम से इजीली निकालें, आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। तो कॉन्सेप्ट के थ्रू जाइए हमेशा। तो यहाँ वॉइस जो है केवल बी वर्ब है, ये मान लीजिए, इस वॉइस में सारा काम बी वर्ब का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। काइंडली ऑफर योर रिमार्क्स। काइंडली वर्ड को अगर हम छोड़ दें तो ऑफर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लीज। काइंडली वाले वर्ड इंपेरेटिव में आते हैं। और याद कीजिए
कि बताया था मैंने आपको इम्पेरेटिव वाला अगर यू से स्टार्ट है तो यू आर प्लस थर्ड फॉर्म बनेगा। यू वर से ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, यू हैव बीन से पॉसिबल नहीं है, यू आर आईएनजी फॉर्म से पॉसिबल नहीं है, यू आर थर्ड फॉर्म से बनेगा। मतलब यहाँ पर भी आपका आंसर सी है। अभी तक जितने क्वेश्चन थे सभी का आंसर सी था, तो ज़्यादा हेडेक सोचना मत कि सबके आंसर सी ही आ रहे हैं। कोई बात नहीं, आपके आंसर सही हैं, ये बात पे आपको फोकस करना है कि यहाँ पर मैंने बी वर्ब से ही आंसर निकाला है। देखो अभी स्टार्टिंग में मैं बहुत धीरे करा रहा हूँ, है ना, हर क्वेश्चन में टाइम ले रहा हूँ, लेकिन आपको टाइम नहीं लगाना है, धीरे धीरे एक टाइम आएगा। बहुत क्वेश्चन है अपने पास, 119 118 क्वेश्चन के आसपास हैं अभी, फिर उसके बाद एरर वाले क्वेश्चन भी आएंगे। बस करना क्या है कि आपको आराम से सीखना है, एक बार सीख जाइए ताकि आगे आपको केवल क्वेश्चन देखो आप और आंसर लगाओ। यही मेरा पर्पज़ है और यही हमारा हमेशा पर्पज़ रहता है। ठीक है, कहीं कोई डाउट आता रहे तो आप डाउट को अपने हमारे ग्रुप में, धाकड़ कॉन्सेप्ट के टेलीग्राम ग्रुप में या धाकड़ कॉन्सेप्ट के व्हाट्सएप नंबर पे या ऑफिस के नंबर पे पोस्ट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है ना, कभी भी आपका कोई भी डाउट आपको सॉल्व करके हमेशा दिया जाएगा, वो पेंडिंग नहीं रखा जाएगा। मैं आप लोगों के साथ हमेशा रहूँगा। आप कभी भी अपना कोई भी डाउट मुझ तक पहुंचा सकते हैं, आपके आधार कॉन्सेप्ट तक पहुंचा सकते हैं। आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन हमेशा किया जाएगा। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा मेरे भाई, मेरे दोस्तों, कि जो आपके क्लासेस के अंदर जो डाउट आपके मन में आता है कि क्वेश्चन ऐसे ना हो कि ऐसे हो जाए तो क्या होगा, अगर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाए तो क्या होगा, यही डाउट उस एग्जामिनर के मन में आते हैं और वही एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन सेट करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, पढ़ाई बाद में, डाउट पहले मेरे भाई, है ना। क्योंकि डाउट अगर आपने नहीं पूछे, अगर आपने अपने डाउट पूरे क्लियर नहीं किए तो वही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, ये गारंटी है। तो डाउट पूछना ज़रूरी है और डाउट का सही सॉल्यूशन लेना भी ज़रूरी है। और लर्निंग की डेफिनेशन मैंने आपको हमेशा बताई है, लर्निंग मीन्स ये क्वेश्चन का आंसर अगर ए ऑप्शन है तो क्यों है, बी या सी या डी ऑप्शन क्यों नहीं है, आपको इस क्यों का जवाब आपके पास होना चाहिए। इसी को हम लर्निंग बोलते हैं। इसी से आप कॉन्सेप्ट सीखोगे, लॉजिक सीखोगे और आपके मार्क्स बिल्कुल जो है फुल ऑन आएंगे, इंग्लिश आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। द स्विस रिगार्डेड हिम। अब देखिए यहाँ पर रिगार्डेड है, कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, है ना। अब चूंकि सेकेंड फॉर्म है तो वाज या वर आएगा, तो आपका इज वाला ऑप्शन कैंसिल, आपका हैज बीन वाला ऑप्शन कैंसिल। आपके पास बचे दो ऑप्शन, एक तो ही वॉज रिगार्डेड एज एन इम्पोस्टर एंड इज कॉल्ड। अब देखो इज कैसे आ गया, जब यहाँ पर भी कॉल्ड है, यहाँ पर भी सेकेंड फॉर्म है, तो इज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए डी वाला ऑप्शन, इज वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। वहाँ वॉज कॉल्ड ही आएगा। तो इस बार आपका आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। बदल गया ना, आप तक सी आ रहे थे, अब बी आ गया, थोड़ा बदल गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप देखो यहाँ पर भी मुझे पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने बी वर्ब के थ्रू ही आंसर निकाल दिया। तो आपको बी वर्ब के थ्रू ही आंसर निकालने हैं, इजीली आपके फटाफट आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वी शैल राइट ए नॉवल। अब देखिए मैंने कहा था ये विल और शैल तो मोडाल्स होते हैं, तो मोडाल्स सेम कॉपी हो जाएगी और बी लगा देंगे। तो यहाँ पर तो हैव आ गया, ये ऑप्शन कैंसिल, यहाँ वुड हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल, ये इज हो गया, ये वाला ऑप्शन कैंसिल। तो यहाँ पर ए हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी आपने कहा था मोडाल्स तो सेम रहेगी, तो ये सेल का विल कैसे हो गया। तो ये मेरे भाई ध्यान से देखो ना आप कि सेल किसके साथ आता है, वी के साथ, लेकिन अभी आपका सब्जेक्ट क्या है, ए नोवल। तो ए नोवल है थर्ड पर्सन, तो इसके साथ सेल थोड़े ना आएगा, सेल तो आई और वी के साथ आता है, इसके साथ क्या आएगा, आपका विल आएगा। इसलिए आपने यहाँ पर क्या लगाया मेरे भाई, विल लगाया। तो आंसर बना आपका इस बार ए ऑप्शन। ठीक है, देखो अब सी खत्म हो गया, बी भी आया, अब आपका ए आ गया। तो देखते रहिए, समझते रहिए और फटाफट ऑप्शन करते रहिए एलिमिनेट, आपके आंसर्स आते रहेंगे। हु गेव यू द मनी, हु वाला क्वेश्चन देखो है, मैंने कहा हु को हु रखोगे तो बाद में बाय लगाना पड़ेगा, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल। हु का हु रखोगे तो बाद में बाय लगाना पड़ेगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल। अब देखो बाय हुम दोनों में है, यू आया है, अब यू के अकॉर्डिंग आपका वर आएगा, सोचिए, या यू के अकॉर्डिंग आपका वॉज आएगा, वॉज तो पॉसिबल ही नहीं है यू के साथ, तो आपका बी ऑप्शन भी कैंसिल। इस बार आपका आंसर बना डी, है ना, इस बार आपका आंसर क्या बना, डी।
देखो मैंने आपको हु वाले दो पार्ट बताए थे, या तो हु को बाय हुम से बनाइए या हु का हु रख दीजिए और बाद में बाय लगा दीजिए। तो हु का हु दो ऑप्शन में रखा गया है, लेकिन बाद में उसने बाय यूज़ नहीं किया, तो इसलिए मैंने वो दोनों ऑप्शन कर दिए एलिमिनेट। तो आपके पास बचा एक ऑप्शन, सॉरी दो ऑप्शन बचे। एक ऑप्शन में उसने यू के साथ वॉज दिया था जो पॉसिबल नहीं है, तो आपको यू के साथ वर वाला ऑप्शन लगाना है, इसलिए आपका आंसर बनेगा इस बार डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हु हैड लाफ्ड एट यू। अब देखिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म मतलब पास परफेक्ट है, तो जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो हैड बीन तो आना ही है। अब जरा सोचिए कितने ऑप्शन में हैड और बीन है। डी ऑप्शन में हैड बीन नहीं है, बी ऑप्शन में उसने हु का हु रखा है, बाद में बाय नहीं है, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गए आपके। अब देखिए पहले ऑप्शन में हैड बीन है, लेकिन मेरे भाई जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो हैड आपके सब्जेक्ट से पहले आना चाहिए, है ना। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, लेकिन उसने ए ऑप्शन में बाद में दी है, तो आपका ए ऑप्शन भी क्या हो गया, कैंसिल। तो इसलिए आपका आंसर इस बार वापस क्या आ गया, सी। तो हम अब वापस देखो सी पे आ गए। ज़्यादा हेडेक आपको नहीं देखनी है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। वॉइस बहुत इजी चैप्टर है मेरे भाई, आप ऑप्शन देख के आराम से ऑप्शन एलिमिनेशन से वॉइस का हर एक क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, और उसके भी 90% क्वेश्चन आपके बी वर्ब से होंगे। अब तक हमारा सारे क्वेश्चन कैसे किए हैं मैंने, बी वर्ब से किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सीता लर्न्स हर लेसन्स डेली। देखिए लर्न्स कौन सा फॉर्म है, एस या ई एस फॉर्म, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको दिया गया है, तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज, आर या एम। तो ये गया पहला ऑप्शन, वॉज दिया है, दूसरा ऑप्शन गया वर दिया है, तीसरे ऑप्शन में देखो इज दिया है, लेकिन आप ध्यान से देखिए जब लेसन्स है ये प्लूरल है तो इज तो आएगा ही नहीं, आर आएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी गया। तो आपका आंसर बचा डी ऑप्शन, कि हिज लेसन्स आर लर्नड डेली बाय सीता, सॉरी हर लेसन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट कीजिए, इस बार वीडियो पॉज कीजिए, अपने आप ऑप्शन लगाइए, मैं फिर आपको आंसर बताऊंगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, क्या है देखिए कि डिड ही प्लान, डिड देखिए डिड स्टार्टिंग में आया, तो सोचिए याद कीजिए कि डिड क्या है आपकी पास्ट इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए उसने डिड पहले दिया। तो जब आप पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाओगे तो सोचिए बी वर्ब आप क्या लगाओगे, वॉज या वर लगाओगे मेरे भाई। तो आपको वॉज या वर को स्टार्टिंग में ही यूज करना है, क्योंकि सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है ना। तो आपको वॉज या वर स्टार्टिंग में यूज करना है, हैड नहीं यूज करना, हैज यूज नहीं करना, इज यूज नहीं करना, वॉज या वर यूज करना है। तो आपका आंसर बन गया बी। देखो मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, मैंने पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, और बी वर्ब से केवल आपका आंसर निकल गया, निकला ना। तो बस बोलो हाँ या ना, है ना। आपको हमेशा बोलते रहना है, हाँ या ना करते रहना है। लैंग्वेज तभी समझ में आएगी जब आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बोलते रहिए, हाँ या ना जवाब देते रहिए। समझ में नहीं आया है तो वीडियो को वापस देखिए, लेकिन समझिए और बोलिए हाँ, है ना। तो बोलो हाँ, आया ना समझ में आपको, बिल्कुल आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आई डिडंट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड इन द मीटिंग। कोई ज़रूरत नहीं है आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ने की, आप बस ये देखिए डिड आया है। डिड मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट अगर है तो सेम क्वेश्चन है, आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है वॉज या वर। तो कितने ऑप्शन में है देखिएगा फटाफट जल्दी। पहले ऑप्शन में हैव नोट आ गया, ऑप्शन कैंसिल, हैज़ नोट आया, ऑप्शन कैंसिल, हैड आया, ऑप्शन कैंसिल, क्या बचा आपके पास, डी ऑप्शन। तो आया ना मजा आज क्लास में, है ना। देखा ना वॉइस कितनी इजीली समझ में आते हैं आपको, कैसे करते हो। तो आपको केवल बी वर्ब को देखना है और वॉइस आपके हाथ में है मेरे भाई, बहुत इजी है। बोलो हाँ या ना, है ना। आया ना समझ में, हाँ हाँ बोलते रहना। देखो भाई जगह रहना साथ साथ में, सोना नहीं है। नंबर 12। हु टोर द कर्टेन्स यस्टरडे। टोर सेकंड फॉर्म है, हु का बाय हुम करना है, इस बार उसने बाय हुम देखो सब में किया है, तो अब आपको बी वर्ब की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब जब सेकंड फॉर्म है तो वॉज या वर आएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल। अब मामला फिर फंस गया क्योंकि वर इसमें भी है।
अब वर इसमें भी है, अब वर इसमें भी है। अब देखो ये वो 10% में से क्वेश्चन है, द कर्टेन्स पहले आएगा, ठीक है। अब थर्ड फॉर्म आएगी। अब देखो यहाँ पर टीयर्ड कोई होता ही नहीं है वर्ड, टीयर फर्स्ट फॉर्म होती है, फाड़ना टीयर्ड होता है, लेकिन इस टीयर का फाड़ने की फर्स्ट फॉर्म टीयर, दूसरी टॉर और तीसरी होती है टॉर्न। तो आपको देखना है थर्ड फॉर्म इन टॉर्न कौन से ऑप्शन में दिया है। तो थर्ड फॉर्म कौन से ऑप्शन में दिया है, बी में भी और सी में भी, लेकिन सी इसलिए कैंसिल हो गया था क्योंकि आर नहीं आना, थर्ड फॉर्म आनी है, तो आपका आंसर जाएगा बी। बाय हुम वर द कर्टेन्स टॉर्न यस्टरडे। समझ गए ना। तो आपको इस बार थर्ड फॉर्म की हेल्प लेनी पड़ी, उसने मिस्टेक किया कहां पर, थर्ड फॉर्म में। चलिए बोलो हाँ या ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। आ व्हीकल हैड बीन स्टोलन। अब देखिए उसने यहाँ पर हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म दिया है, मतलब इस बार उसने आपको पैसिव वॉइस दिया। क्या दिया है, पैसिव वॉइस। हैड प्लस बीन, तो आपको एक्टिव बनाना है। तो याद रखिए बीन कब आता है, जब आप पैसिव में बीन है तो उसको हटा दो, बस खाली इतना काम करना है। जब एक्टिव बनाओगे तो बीन वाले पार्ट में से बीन को हटा दीजिएगा, एक्टिव बनाने में सेम हेल्पिंग रखिएगा, मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर तो हैज़ है, यहाँ पर इज है, यहाँ पर विल हैव है, कैंसिल, भगाओ घर इनके। आंसर बचा आपका ए, है ना। कैसे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो समझ में आया ना आपको, इजी है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। तो ये बहुत इजी है मेरे भाई। वॉइस को आप इजीली बहुत कम शब्दों में समझ सकते हो, कर सकते हो। मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ेगी आपको, अगर आपने बी वर्ब का ख्याल यहां पर रखा तो। आई शैल बी ओब्लाइज्ड। देखिए शैल मोडाल्स प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब पैसिव है, एक्टिव बनाना है, तो बस सिंपल है। एक्टिव में क्या होता है, मोडाल्स प्लस फर्स्ट फॉर्म, और पैसिव में क्या बनता है इसका, मोडाल्स प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो उल्टा कर दीजिए आप इसको, बस इस बार वो दिया है आपको मोडाल्स प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो देखिए कि इसमें विल या सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म दिया है। एक ही ऑप्शन है आपके पास डी, इसमें वुड है, इसमें कुड है, इसमें मे है, तो विल या सेल ही रहना है। तो आपका आंसर बनेगा डी, आपका आंसर बनेगा डी। समझ गए ना। तो इस तरीके से आपको समझना है, आपको बी वर्ब की हेल्प लेनी है, आपके आंसर बनते। तो आइए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, शट द डोर। अब देखिए यहाँ पर है ना सारे ऑप्शन लेट वाले हैं, हालांकि आप इसे यू आर से भी बना सकते हो, लेकिन उसने यू आर वाला ऑप्शन ही नहीं दिया। आपको सारे ऑप्शन कौन से दिए हैं, लेट वाले। तो आप इस बार कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे, थर्ड लेट वाले ऑप्शन के साथ। तो शट द डोर, देखिए यहाँ पर वर्ब के बाद उसने ऑब्जेक्ट दिया है। याद कीजिएगा कि मैंने समझाया था कि जब भी वो आपको इंपेरेटिव में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दे तो आप लेट वाला ऑप्शन फॉलो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी के साथ थर्ड फॉर्म। तो लेट द डोर बी शटेड गलत हो जाएगा, क्योंकि शट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, शट ही होती है। तो लेट द डोर बी शट, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा आपका, क्योंकि डोर से पहले दा नहीं लगाया। ठीक है, यहाँ पर लेट डोर हो गया, तो आपका ऑप्शन बनेगा सी। ठीक है, शट की थर्ड फॉर्म शट ही होती है, शट शट शट, सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी और फर्स्ट फॉर्म भी शट ही होती है, इसलिए आपका आंसर जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वी प्रोहिबिट स्मोकिंग। अब देखिए प्रोहिबिट कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म है तो इजार एम आएगा, इजार एम आएगा तो डी ऑप्शन कैंसिल हो गया, आपका बी ऑप्शन कैंसिल हो गया। और देखिए ए में बीइंग लगा दिया, वो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर भी आपका आंसर बनेगा सी। ठीक है ना। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपको बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, सॉरी इजार एम यूज करना है, बीइंग यूज नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। राजेश कुड नॉट कंप्लीट, कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, मतलब एक्टिव वॉइस है, पैसिव बनाना है, तो कुड ऐसे ही रहेगा, प्लस बी और थर्ड फॉर्म यूज कर दोगे आप। देखिए सारे ऑप्शन में शायद है द पेपर ऑफ राजेश, द पेपर कुड नॉट बी कंप्लीटेड, और राजेश पेपर या राजेश पेपर
देखिए यहाँ उसने क्वेश्चन घुमाया है, तो यहाँ आपको एक बार सारा क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्योंकि उसने कुड का क्या कर दिया, वुड कर दिया। कुड का वुड तो पॉसिबल है नहीं, तो ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब बचा आपके पास ए भी पॉसिबल है, बी भी और सी भी, क्योंकि तीनों में ही कुड बी थर्ड फॉर्म दिया है। कुड बी थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी है, कुड बी थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी है, और कुड बी थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी है। अब देखिए तीनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ उसने पेपर के साथ पोजीशन दिया है, हिज पेपर, यहाँ पोजीशन भूल गया, वो छोड़ दिया पोजीशन, इसलिए बी ऑप्शन जो है आपका कैंसिल हो गया। अब बचा आपके पास ए और सी। तो या तो लिखिए द पेपर ऑफ राजेश कुड नॉट बी कंप्लीटेड बाय हिम बिकॉज ही हैड हेडेक, या तो ऐसे बनेगा, या फिर राजेश पेपर कुड नॉट बी कंप्लीटेड बिकॉज ही हैड ए हेडेक। अब देखो यहाँ पर उसने बाय हिम नहीं दिया, यहाँ पर बाय हिम दिया है। अब जब बाय हिम दिया है एक ऑप्शन में, एक ऑप्शन में बाय प्लस डूअर नहीं दिया है, तो मैंने समझाया था कि आपको उसी ऑप्शन के थ्रू जाना है जिसमें बाय वाला पार्ट उसने दिया हो। तो यहाँ पर देखो, अब आप कहोगे सर जी यहाँ पर राजेश कैसे आ गया, तो उसने पोजीशन किसका था, ये पेपर किसके थे, राजेश के ही तो थे, है ना। हालांकि यहाँ भी ऐसा ही है, राजेश पेपर, है ना, पॉसिबल तो ये भी है राजेश पेपर, है ना, लेकिन ये तब सही होता जब यहाँ पर मान लो बाय हिम वाला ऑप्शन यहाँ पर है, यहाँ पर बाय हिम वाला ऑप्शन है नहीं, तो उस केस में आपको बाय प्लस डूअर वाले ऑप्शन के साथ ही जाना पड़ेगा। इसलिए आपका आंसर जो है इसमें ए ही बनेगा, सी को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। समझ गए ना, चलिए बोलो हाँ। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 पर। दैट टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ इज नॉन टू ऑल। अब देखिए इज प्लस थर्ड फॉर्म, और याद कीजिए बताया था मैंने आपको कि नो के साथ टू आता है, पैसिव में बाय नहीं आता है, तो आया ना यहाँ पर टू, बोलो हाँ आया ना, टू बिल्कुल आया। तो पैसिव वॉइस है बी, यानी इज प्लस थर्ड फॉर्म, तो एक्टिव बनाना है आपको। तो सोचिए कि एक्टिव में इज तो आएगा नहीं, गया ये तो कैंसिल। अब यहाँ जाइए टू ऑल, यानी ऑल स्टार्टिंग में आपका डूअर है, जो बाय प्लस ऑब्जेक्ट है ना वो डूअर होता है, टू प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ नो के साथ टू आया है, बाय नहीं आएगा, तो आपको ऑल को पहले लेके आना है। और इज है, तो इज जब है जब प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा होगा, और ऑल प्लूरल है तो एस फॉर्म नहीं आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, ये गया। अब बचा ऑल नो, ऑल नो। अब देखो ऑल नो क्या, सब क्या जानते हैं, दैट टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, या द ब्रोथ इज स्पॉइल्ड बाय टू मैनी कुक्स। अब देखो ये ऑल नो यहां पर आ गया, यहां पर ऑल नो आ गया, दैट सही है, दैट सही है। अब यहां पर अगर मैं देखूं टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, और यहां पर दैट टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, सेम कॉपी हुआ है, लेकिन यहां पर मैं इसको देखूंगा तो यहां पर द ब्रोथ इज स्पॉइल्ड बाय टू मैनी कुक्स पैसिव बनाया है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए आपके पास एक ही स्टेटमेंट में दो क्लोज दिए हैं, है ना, ये नया कॉन्सेप्ट है जो अब तक अभी तक नहीं आया था, वो सीखिएगा आप। तो अगर आपके पास मान लो ये ए क्लोज है और ये बी क्लोज, दो क्लोज हैं आपके पास, ए क्लोज और बी क्लोज, तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर या किसी भी क्वेश्चन के अंदर जिसमें दो क्लोज दी गई हो, आप दोनों का वॉइस चेंज कर सकते हैं। दोनों के वॉइस चेंज करने की कंडीशन आपके सामने फुलफिल हो रही है, तो आप दोनों का ही वॉइस चेंज कर देना, मतलब जो एक्टिव में है उसको पैसिव में बना दीजिएगा, जो पैसिव में है उसको एक्टिव। मतलब ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि ये तो एक्टिव वॉइस में होगी और ये पैसिव में होगी, ए एक्टिव में होगा और बी पैसिव में होगा, तो आपको ए को पैसिव में करना है और बी को एक्टिव में करना है ना। मान लीजिए दोनों ही एक्टिव में है तो दोनों पैसिव में कर देना, मान लीजिए दोनों ही पैसिव में है तो दोनों एक्टिव में कर दीजिएगा। अब मान लीजिए ऐसा है कि आप इसका तो एक्टिव बना सकते हो, लेकिन इसका पैसिव बना सकते हो, लेकिन बी का पैसिव नहीं बना सकते। तो आप अगर नहीं बना सकते हो तो उसको आपको कट कॉपी पेस्ट करना है। अगर आप पैसिव या एक्टिव में चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट्स वो चेंज नहीं हो सकता है, तो आपको कट कॉपी पेस्ट करना है। लेकिन अगर उसमें चेंज होने की कंडीशन फॉलो हो रही है तो आपको उसकी वॉइस चेंज करनी पड़ेगी। जैसे इस क्वेश्चन में हुआ कि यहाँ पर कॉपी किया लेकिन यहाँ पर उसने पैसिव बना दिया। अब पैसिव आप बना सकते हो उसको, तो आपको इसी ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा, आपको सी ही आपको करेक्ट आंसर मानना पड़ेगा, आप डी नहीं मानोगे, क्योंकि डी का जो सेकंड पार्ट है दैट
टू मैनी कुक्स स्पॉयल द ब्रोथ को आप पैसिव में चेंज कर सकते हो, तो वो पैसिव में चेंज कर दिया मैंने, सी ऑप्शन लगाया मैंने इसलिए, तो आपका आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए ना? बोलो हाँ समझ गए सर, बोलिए, बोलो हाँ बिल्कुल समझ गए सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इट इज टाइम टू वे वाटर द प्लांट्स। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, देखो इट इज टाइम वाला नया कॉन्सेप्ट है। अगर इट इज टाइम से क्वेश्चन स्टार्ट हो तो वो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से कंटिन्यू करेगा सेंटेंस को। आपको पैसिव को बनाना है, इट इज टाइम ऐसी कॉपी हो जाएगा। फिर आपको फोर प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, फोर प्लस इसका जो ऑब्जेक्ट है वो लिखना है। जिस भी ऑप्शन में ऐसा कहा गया होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो ऐसा इस ऑप्शन में नहीं है, ऐसा इस ऑप्शन में नहीं है, फोर बी में है, तो फोर है आपका सी में। तो आप चाहो तो इसको इस वाले स्ट्रक्चर को याद भी रख सकते हैं, ऐसा ही होगा इसमें, हमेशा ऐसा ही करना है आपको। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट बड़ा मज़ेदार है, लेकिन अगर मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तो आपकी ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इस छोटे से स्ट्रक्चर को का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कम से कम 20 से 30 मिनट आपको लगेंगी, पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो मैं ये चाहूँगा कि आप वो 20 मिनट को छोड़कर यहाँ पर डायरेक्ट इसको देख लीजिएगा कि इट इज़ टाइम वाले में आपको इट इज़ टाइम फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी प्लस थर्ड फॉर्म वाला ऑप्शन लगाना है, वही आपका आंसर बनेगा। तो इसलिए आपका आंसर जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है, समझ गए ना? बोलो हाँ समझ गए सर। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट इसका समझना है तो आप डाउट वाले क्लास में मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, आप डाउट डाल देना, आपको समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20। द जज ऑर्डर्ड द मर्डर टू बी हैंग्ड। ऑर्डर्ड देखिए यहाँ पर कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो वॉज आएगा। अब वॉज यहाँ पर भी है, ये रहा, वॉज यहाँ पर भी है, वॉज यहाँ पर भी है, और मेरे भाई वॉज यहाँ पर भी है। अब देखिए तीनों ऑप्शन में यहाँ पर अंतर क्या है। इट वॉज ऑर्डर्ड बाय द जज टू हैंग द मर्डरर, द मर्डरर वॉज टू बी हैंग्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द जज। ये तो पूरी ही थ्योरी बदल गई, ये तो कैंसिल हो जाएगा। द ऑर्डर वॉज गिवन बाय द जज। अब देखिए यहाँ पर वर्ब क्या था, ऑर्डर्ड, यहाँ पर वर्ब क्या बना दिया उसने, गिवन, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। द मर्डर वॉज ऑर्डर्ड बाय द जज टू बी हैंग्ड वाला ऑप्शन भी आपको कैंसिल करना पड़ेगा, आपको इट से ही बनाना पड़ेगा। देखिए ऐसा क्यों हुआ कि द जज ऑर्डर, जज ने ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया कि जो मर्डरर है उसको हैंग किया जाएगा। इतना पार्ट अगर हम देखें, जिसको मैंने इस ब्रैकेट के अंदर बंद किया है, अगर हम इतने पार्ट को देखें, ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है समझिएगा, क्या कि जितने पार्ट को मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा है वो रियल में ऑर्डर वर्ब का पूरा ऑब्जेक्ट भी है ना। ऑर्डर क्या दिया बताइए, जज ने क्या ऑर्डर दिया था कि जो मर्डरर है उसको फांसी पर लटकाया जाएगा। तो आप एक बात समझिए, मर्डरर को फांसी पर लटकाया जाएगा, ये भी तो ऑलरेडी एक सेंटेंस है ना, ये ऑलरेडी क्लोज है या नहीं है। यानी कि इस वर्ब का जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो रियल में क्या है, क्लोज है, और वो क्लोज भी कहाँ पर है, पैसिव वॉइस में है ना। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट भी अपने आप में क्लोज भी है ना। आपका सब्जेक्ट या आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक क्लोज भी हो सकती है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। आपका सब्जेक्ट भी एक क्लोज हो सकती है कभी भी, और आपका ऑब्जेक्ट भी एक क्लोज हो सकती है, ठीक है ना। तो अब देखिए उस क्लोज को जो ऑब्जेक्ट था ऑलरेडी, जब आप पैसिव बनाओगे इस पूरे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो आपको ऑब्जेक्ट को पहले लिखना पड़ेगा। तो या तो आप ऑब्जेक्ट को पहले लिखिए कि द मर्डरर टू बी हैंग्ड वाज ऑर्डर्ड। अब लेकिन वो ऐसा आप कर नहीं रहे किसी भी ऑप्शन में, और ऐसा आप कर भी नहीं पाओगे क्योंकि वो रियल में क्लोज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, इसको पूरे को एक इट से रिप्रेजेंट कर दिया, उस पूरी क्लोज के लिए लगा दिया मैंने अपने पास से एक इट सब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा इस केस में आप हमेशा इस क्लोज को सब्जेक्ट बनाने के लिए हमेशा इट का ही यूज करोगे। अब चूंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म थी तो वॉज आया, ऑर्डर्ड बाय द जज टू हैंग द मर्डरर। अब देखिए यहाँ पर टू हैंग कैसे आ गया,
वहां तो टू बी थर्ड फॉर्म था। तो बताया था ना मैंने आपको कि जब भी आपके पास पैसिव होगा और आप उसे एक्टिव में बदल पाओगे तो बदल देना, और जब भी आपके पास एक्टिव का पैसिव कर सकते हो, जब भी आप चेंज कर सकते हो चेंज करना। तो यहाँ पर आपने उस वाली कंडीशन को चेंज किया है कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का पैसिव अगर मुझे बनाना हो तो हमेशा बनेगा टू बी थर्ड फॉर्म से। या फिर आपको अगर मान लीजिए ये कंडीशन दी गई हो तो इसको ऐसे चेंज, ये कंडीशन दी गई होगी तो इसको ऐसे चेंज कर देना। समझ गए ना, बस आपको कंडीशन चेंज करनी है। ये बात मैंने आपको समझाई है कि जहां भी आपको वॉइस चेंज करने का मौका मिले सेंटेंस में, ऑप्शन में आपको, तो आपको उस ऑप्शन को ही भुनाना है, उस ऑप्शन के थ्रू ही जाना है और अपने मार्क्स को सिक्योर करना है। समझ गए? बोलो हाँ बिल्कुल समझ गए सर। ठीक है, बोलना जरूरी है, जागते रहना, समझते रहना, सोना नहीं है। ठीक है ना। स्पीड मेरी बहुत स्लो है आज क्वेश्चन कराने की, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको मेंस में वापस इन क्लास को ना पढ़ना पड़े। मैं आपको इसी क्लास में आपको मेंस तक का पढ़ा के चल रहा हूं, और ये वॉइस बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि मेंस में 25 से 27 क्वेश्चन की आती है, 23 से 27, 23 से 27। तो देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, तो वही बी की वर्ब के थ्रू जाएंगे हम। जब हैव प्लस थर्ड फॉर्म है तो हैव बीन और थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो हैव बीन थर्ड फॉर्म पहले ऑप्शन में है, दूसरे में नहीं, आईएनजी फॉर्म आ रहा है। सी में उसने कहा है बोथ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव एक बार देख लेते हैं पूरा कि मोर देन 10 किलोमीटर सही है ऑब्जेक्ट आपका। हैव बीन साइकिल्ड बाय अस, तो मतलब आपका ऑप्शन जो है वो ए बिल्कुल करेक्ट है। बी आपको देखो, अब जब नन ऑफ द अबव आ गया तो एक बार सेंटेंस को पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नन ऑफ द अबव लगाने का मतलब है उसने कुछ ना कुछ शायद वो गड़बड़ी कर दे। ऐसे भी कई बार देखने को एग्जाम में मिला है कि वो आपको यहाँ फंसा दे। तो जब भी नन ऑफ द अबव वाला ऑप्शन होगा तो जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसको एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ताकि आपका ऑप्शन कभी गलत ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। योर प्रोमिसेस आर टू बी केप्ट बाय यू। देखिए टू बी थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है, एक्टिव बनाना है। तो बताया था मैंने आपको टू बी थर्ड फॉर्म को क्या करना है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो आर टू कीप देख लीजिए कहां पर आया हुआ है। आर टू कीप केवल एक ही ऑप्शन में है, फर्स्ट में, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है। तो आपका आंसर बना 22 का ए ऑप्शन। सिंपल है। टू बी थर्ड फॉर्म का पैसिव में होता है स्ट्रक्चर, एक्टिव में बनाओगे तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो वो आपका बना ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ही ओपन्स द डोर। ओपन्स देखिए एस फॉर्म है तो इज़ एम आएगा, तो ए ऑप्शन कैंसिल, बी ऑप्शन कैंसिल, डी ऑप्शन कैंसिल, आपका आंसर बचा सी। अब देखिए ना, आप समझ गए ना कॉन्सेप्ट पूरा कि आपको केवल बी वर्ब को देखना है, आराम से आंसर लगाना है। तो अब आपको टाइम नहीं लगेगा, आप 2 या 3 सेकंड में आपको अपना आंसर लगा दोगे। क्वेश्चन नंबर 24। द टास्क शुड हैव बीन। देखिए मोडाल्स प्लस हैव प्लस बीन है, तो एक्टिव बनाना है तो मोडाल्स हैव थर्ड फॉर्म आएगा। तो जहां पर भी शुड हैव थर्ड फॉर्म होगा वो आपका आंसर। यहां पर शुड हैव है, फर्स्ट फॉर्म है, ऑप्शन कैंसिल। यहाँ शुड भी है, ऑप्शन कैंसिल। यहाँ शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, ऑप्शन कैंसिल। ये रहा शुड हैव थर्ड फॉर्म, तो आंसर बना आपका बी ऑप्शन। आपका आंसर बना बी ऑप्शन, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। आई नो दैट ही डिड द वर्क। ये वही क्वेश्चन है क्लोज वाला। आपका ऑब्जेक्ट एक क्लोज है तो आपको वही वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करना है कि दैट ही डिड द वर्क इज नोन बाय। देखो नोन का बाय तो आएगा ही नहीं, ये ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब यहां पर देखिए नॉन टू मी, नॉन टू बी यहां पर भी है। अब क्या आप इस वाली क्लोज का भी पैसिव बना सकते हैं? तो बन सकता है, तो आप इसका भी पैसिव बनाइएगा कि दैट द वर्क। अब डिड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, तो वॉज आएगा, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। आपका आंसर बना सी कि दैट द वर्क वाज डन बाय हिम इज नोन टू मी। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर देखो उसने ही डिड द वर्क ऐसे रख दिया, जबकि आप इस वाली क्लोज का भी पैसिव बना सकते हो। तो इसलिए आपका आंसर जो है वो बी एलिमिनेट हो गया और सही आंसर जो बना वो सी ऑप्शन से बना। समझ गए ना। जब भी आप किसी क्लोज का पैसिव चेंज कर सकते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट रहा हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट रहा हो, चाहे वो सबऑर्डिनेट क्लोज हो, चाहे वो कोऑर्डिनेट क्लोज हो,
आप उसको चेंज करोगे तो आपका आंसर जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। द लेडी इज ट्रीडिंग, जहां भी आईएनजी फॉर्म दे वहां पर ध्यान रखिएगा बीइंग वाला ऑप्शन है। अब यहाँ पर भी बीइंग है, यहाँ पर भी बीइंग है, यहाँ पर भी बीइंग है, यहाँ पर भी, यहाँ पर फंस गए आप। अब देखिए इज के साथ है तो आर आएगा, फ्लावर्स प्लूरल है तो द फ्लावर्स आर यहाँ भी है, द फ्लावर्स आर यहाँ भी है, द फ्लावर्स आर यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब देखिए ट्रीड, ट्रोड, ट्रोडन, थर्ड फॉर्म क्या होती है? ट्रोडन। तो ट्रेडन थर्ड फॉर्म नहीं होती, इसमें ये गलत दे दिया। थर्ड फॉर्म ट्रेडेड नहीं होती, ये गलत दे दिया। ट्रोड नहीं होती, ये गलत दे दिया। थर्ड फॉर्म क्या होती है? ट्रोडन। तो आपका आंसर जाएगा यहाँ पर बी। यहाँ पर देखो आपको थर्ड फॉर्म को भी देखना पड़ा कि थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो आपको किस वर्ब की क्या थर्ड फॉर्म होती है ये भी ध्यान रखिएगा। ये आपको वर्ब चैप्टर में पढ़ाया गया होगा शायद। अगर आपका वर्ब चैप्टर अभी नहीं हुआ है, आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो वर्ब जब चैप्टर आप वर्ब पढ़ोगे तो उसमें थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म पूरा डिटेल में समझाया जाएगा कि कब कौन सी कैसे थर्ड फॉर्म याद करोगे आप, कैसे थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, कैसे एडजेक्टिव बनता है, वो सब चीज़ें उसमें आपको सिखाई जाएंगी। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर, 7 के ऊपर सॉरी। आई एम गोइंग टू ब्रिंग हिम हेयर। देखिए यहां पर ध्यान रखिएगा जब भी बी के साथ गोइंग आया हो तो ये रियल में इस ये जो है ना ये वर्ड एक मीनिंग देता है कि काम होने वाला है, तो मैं उसको यहाँ पर लाने वाला हूँ, है ना, उस सेंस में हम गोइंग टू यूज करते हैं। तो यहाँ गोइंग जो है वो एक्शन नहीं है, केवल एक डेमोन्स्ट्रेटिव पार्ट है जो आपको इशारा कर रहा है कि आप कोई काम करने वाले हो। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रखेंगे। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का टू बी थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ध्यान रखिए। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का हो जाएगा टू बी थर्ड फॉर्म। तो टू बी थर्ड फॉर्म देखिए किस में है, इसको ऐसे ही रखेंगे और टू बी थर्ड फॉर्म इसी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर बनेगा सी। इसका आंसर बनेगा आपका सी। ठीक है, तो आंसर गया आपका सी। इस वाले पार्ट में आप इस पार्ट को बी प्लस गोइंग को सेम रखते हो, इसका पैसिव नहीं चेंज करते हो, बस टू प्लस थर्ड फॉर्म का पैसिव हो जाता है टू बी थर्ड फॉर्म। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। आप एक बार देखिए कि क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या बन रहा है। तो देखते हैं। ही वॉज कोट, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म है मतलब पैसिव है, आपको एक्टिव बनाना है, और वॉज तब आता है जब पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस रहा होता है, यानी सेकंड फॉर्म रही होती है। अब देखिए यहाँ पर तो आईएनजी फॉर्म है, गलत। यहाँ पर एस फॉर्म है, ये ऑप्शन कैंसिल। यहाँ पर हैज़ है, ये ऑप्शन कैंसिल। तो आपका आंसर बचा बी ऑप्शन, और आप आंसर लगाओगे बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। ही हैज़ सेंट मी ए पेपर, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म है तो हैज़ बीन थर्ड फॉर्म कर दीजिए बस, या हैव बीन थर्ड फॉर्म कर दीजिए। तो देखिए ऑप्शन तो मी को अगर मैं लेके आया हूँ पहले तो आई हो गया, उसके अकॉर्डिंग हैव बीन थर्ड फॉर्म हो गया। टू हिम, सेंट टू हिम, टू हिम तो होगा ही नहीं, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन पहला कैंसिल। ए प्रेजेंट है तो प्रेजेंट एक है तो उसके साथ हैव नहीं आ सकता, इसलिए ऑप्शन कैंसिल। और विल वाला तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, विल तो आना ही नहीं है। तो आपका आंसर बनेगा ए प्रेजेंट हैज बीन सेंट टू मी। देखिए बताया था ना मैंने आपको कि जब भी आप पैसिव में बी प्लस थर्ड फॉर्म के बाद किसी पर्सन को रखोगे तो आपको टू लगाना पड़ेगा, तो टू यहाँ पर आ गया, तो आंसर बना आपका सी ऑप्शन। आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। द चाइल्ड अपसेट द सॉल्ट ओवर एवरीथिंग। देखिए अपसेट यहाँ पर कौन सी फॉर्म है? हालांकि देखा जाए तो फर्स्ट फॉर्म भी यही होती है, सेकंड भी यही होती है, थर्ड भी यही होती है। तो ध्यान रखिएगा थर्ड फॉर्म हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, इसलिए यहाँ पर आप इसे थर्ड फॉर्म तो मानोगे नहीं। अब बात करते हैं, मान लीजिए क्या पता ये फर्स्ट फॉर्म हो, तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए। सब्जेक्ट क्या है? द चाइल्ड, सिंगुलर है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस फॉर्म आनी चाहिए थी, है ना। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है विदाउट हेल्पिंग वर्ब। हमेशा एस फॉर्म तो पॉसिबल है भी, लेकिन फर्स्ट फॉर्म पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन तो गलत होगा नहीं, वो तो सही देगा आपको। तो अब ये सेकंड फॉर्म है, कौन सी माननी पड़ेगी आपको? सेकंड फॉर्म माननी पड़ेगी। अब चूंकि ये सेकंड फॉर्म है तो पैसिव बनाओगे तो बी वर्ब क्या लगाओगे? वॉज या वर। तो देखिए कितने ऑप्शन में वॉज या वर है। इसमें इज है, गलत। इसमें इज है, गलत। इसमें इज है, गलत। आंसर इज सी, क्योंकि सी ऑप्शन में ही आपको वॉज दिया गया है, बाकी में सब में क्या कर दिया उसने? इज लगा दिया, जो कि आपका
गलत है। तो यहाँ पर भी आपका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। द हिस्टोरिकल सोसाइटी बिल्ट द म्यूजियम। अब देखिए यहाँ पर बिल्ट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और जब सेकंड फॉर्म है तो वॉज आएगा, और जब वॉज आएगा तो हैज वाला ऑप्शन कैंसिल, इज वाला ऑप्शन कैंसिल, बीइंग वाला ऑप्शन कैंसिल, केवल आपका आंसर बचा फर्स्ट कि द म्यूजियम वॉज बिल्ट बाय द हिस्टोरिकल सोसाइटी। समझ गए। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। लेट हिम बी टोल्ड टू डू इट, लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब उसने आपको पैसिव दिया है, आपको एक्टिव बनाना है। तो याद कीजिए कि जब पैसिव में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म हो तो एक्टिव में मेरे भाई वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, तभी तो आप पैसिव में ऐसा करते हो। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में होना चाहिए आपका क्वेश्चन का जो आंसर है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो देखिए टेल यहाँ पर भी है, टेल यहाँ पर भी है, यहाँ तो है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। टेल हिम अबाउट डूइंग इट या टू डू इट, वहां पर टू डू इट है, अबाउट डूइंग तो है ही नहीं, तो आपका आंसर बनेगा बी, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए कैंसिल, है ना, क्योंकि अबाउट कहां से आया, आईएनजी कहां से आई, ये तो कंफर्म ही नहीं है। तो आपका आंसर बनेगा बी, आपको ऑप्शन ए को भी करना पड़ेगा एलिमिनेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। लेट द विंडो बी ओपन, सेम क्वेश्चन है, लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो आपका आंसर बनेगा ओपन द विंडो। डू नॉट तो गया, ये भी गया, ये भी गया, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनेगा जो कि किसमें है, केवल ए में। नंबर 34, प्लीज सी दैट द रूम इज स्वेप्ट एंड मॉप्ड बिफोर आई रिटर्न। क्वेश्चन में 3 क्लोज हैं, तीनों क्लोज के आपको पैसे बनाने हैं। देखिए सब में उसने प्लीज सी ऐसे ही छोड़ दिया, पहला पॉइंट प्लीज सी दैट, प्लीज सी दैट, प्लीज सी दैट, प्लीज सी दैट, तो ये तो सही हो गया, सब में सेम है। अब यहां पर देखिए क्या देखना है कि द रूम इज स्वेप्ट, इतने पार्ट को देखिए, इज प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव है, किसने रूम को स्वेप्ट किया था, बाय समवन, उसने आपको क्या किया, अवॉइड करके दिया, हाइड करके दिया, ताकि आप यहाँ अपने हिसाब से देखो कि ये इज प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस बनाओगे तो आपको यहाँ पर डूअर अपने पास से अंडरस्टूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने ऑप्शन को देखते हुए क्या समबडी या समवन को, देखो समबडी, सब ऑप्शन में समबडी को ही गैस किया गया है, अंडरस्टूड किया गया है, तो आपने यहाँ पर डूअर मान लिया समबडी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर भी देखिए समबडी है, यहाँ पर भी समबडी है, यहाँ पर भी समबडी है, और आपके इस वाले ऑप्शन में भी समबडी है। अब देखिए यहाँ पर इज है और थर्ड फॉर्म, मतलब पैसिव में इज के साथ थर्ड फॉर्म कब आती है, जब आपका स्टेटमेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहा होता है, मतलब फर्स्ट फॉर्म रही होती है। जो अब यहाँ तो विल है तो गया अपने घर, यहाँ हैज है ये भी अपने घर गया, इस प्लस आईएनजी है ये भी अपने घर गया, तो आंसर बचा आपका ए ऑप्शन कि स्वीप्स। क्यों, क्योंकि आपको फर्स्ट फॉर्म या एससीएस फॉर्म के थ्रू जाना था, क्योंकि आपको उसने आपको पैसिव वॉइस दिया था, आपको एक्टिव में चेंज करना था। अब आपको इससे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है कि वो क्या किया हुआ है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, देख सकते हो, वो आपका ऑलरेडी करेक्ट ही होगा, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। दे बिलीव वीरप्पन टू बी डेंजरस। अब देखिए जब भी ये 5 वर्ब आपको ध्यान रखनी है, बिलीव, कंसीडर, होप, से, एक कोई सी और वर्ब है, बिलीव, कंसीडर, होप और से, कोई सी एक और अभी मैं याद आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ये 5 वर्ब हैं। जब ये 5 वर्ब आपको सब्जेक्ट के बाद में दी गई होंगी तो ध्यान रखिएगा आपका ऑप्शन जो बनेगा, आपका जो ऑप्शन बनेगा वो इन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाकर, और उनसे पहले थर्ड फॉर्म लगाकर इन वर्ब की, और उससे पहले एक बी वर्ब जो कि इज आर एम या वाज वर्ब रही होगी, उस ऑप्शन के थ्रू आपको आंसर देना होगा। तो देखिए आप कितने ऑप्शन में ऐसा किया गया है, यहाँ पर हैज़ बीन बिलीव्ड गलत, यहाँ पर कुड बी बिलीव्ड गलत, कैन बी बिलीव्ड गलत, यहाँ पर इज प्लस बिलीव्ड है, तो आपको इसी ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा से, बिलीव, होप, कंसीडर, एक कोई सी और वर्ब है ऐसी ही
होप, बिलीव, कंसीडर एक वर्ब हो रहा है, देखिएगा याद आएगी तो मैं कभी बताऊंगा आपको कि जब भी आप पैसिव बनाओगे इन वर्ब के साथ तो इनकी थर्ड फॉर्म से पहले आपको बी ऑफ लगानी है। और बी ऑफ ध्यान रखिए कौन कौन सी होंगी। मोस्टली अगर प्रेजेंट रहा होगा टेंस तो इज आर एम, और टेंस पास्ट रहा होगा तो वॉज या वर, इनमें से कोई सी भी वर्ब होगी। उस ऑप्शन को आपको ढूंढना है, उस ऑप्शन के थ्रू जाना है और आपको अपना आंसर लगाना है। तो इसलिए आपका आंसर बनेगा यहाँ पर डी। तो ये 35 क्वेश्चन हो गए।